हेलो फ्रेंड्स। आज का जो ये वीडियो है वो बेसिकली असाइनमेंट्स के लिए है। जो बच्चे चाहे वो सोल से हों, चाहे वो एमकॉम के हों, चाहे वो अदर किसी भी प्रकार से कोई भी असाइनमेंट्स बना रहे हों या फिर बनाएंगे इन फ्यूचर, किन किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना है असाइनमेंट्स को बनाते समय, ताकि हमारे अच्छे मार्क्स हम असाइनमेंट्स में ले सकें कंपैरिजन टू अदर। देखिए, असाइनमेंट्स के जो क्वेश्चंस होते हैं मेरे बच्चे, बेसिकली वो सबके सेम होंगे, क्लास वाइज, स्टैंडर्ड वाइज। तो हम उन्हें कैसे सभी क्वेश्चंस के सभी लोग आंसर्स अपने अपने तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो हम उसके अंदर क्या थोड़ा सा अलग कर सकते हैं जिसके बेसिस पर हम कुछ अच्छे मार्क्स ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंपैरिजन टू अदर। तो हमें सिर्फ बेसिकली चार चीज़ों का हमें ख्याल रखना है असाइनमेंट्स में, केवल चार चीज़ों का। गारंटीड है, अगर आप इन चार चीज़ों को क्लियरली केयरफुली फॉलो करोगे तो आपके मार्क्स असाइनमेंट्स में 101% बहुत अच्छे मिलेंगे, औरों के मुकाबले काफ़ी अच्छे मिल सकते हैं। जिसमें सबसे पहला जो आपका पॉइंट आता है वो आपका है कंटेंट राइटिंग का। बेसिकली होता क्या है, बच्चों को बोला जाता है कि भैया असाइनमेंट्स आपका ये है, 20 नंबर का क्वेश्चन है, 50 नंबर का क्वेश्चन है, 100 नंबर का क्वेश्चन है। अब बच्चा क्या करता है, 50 नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से, 20 नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से पेज भरने में लगा रहता है कि हाँ भाई 5 नंबर में 2 पेज भरने हैं, तो 20 नंबर में इतने पेज हो गए, 50 नंबर में इतने पेज हो गए। दैट इज रॉन्ग। कंटेंट राइटिंग सबसे मेन होती है, सबसे इंपॉर्टेंट होती है। कंटेंट हमेशा आपका क्वेश्चन से रिलेवेंट होना चाहिए। कंटेंट हमेशा आपका क्वेश्चन से रिलेवेंट होना चाहिए। दैट इज जितना क्वेश्चन में पूछा हुआ है, अगर आपने उस बात को काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, वो इनफ है। चाहे वो 2 पेज में आए, चाहे वो 4 पेज में आए, चाहे वो 20 पेज में आए, चाहे वो 10 पेज में आए, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। कंटेंट आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, कंटेंट आपका रिलेवेंट होना चाहिए। बातें हवा में नहीं छोड़नी है। पेज भरने के लिए कुछ भी नहीं करना है किसी भी बच्चे को। पेज भरने से मार्क्स नहीं मिलेंगे। मार्क्स हमेशा तब मिलते हैं जब आपका क्वेश्चन में जो पूछा हुआ उस क्वेश्चन को आप प्रॉपर सेटिस्फाई कराते हैं अपने आंसर से। जो दूसरी चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है बच्चे, ग्राफ्स। आपको आपका जो असाइनमेंट्स है, बेसिकली जो जनरली जो थ्योरेटिकल असाइनमेंट्स होंगे आपके, प्रैक्टिकल में तो ज़्यादा फॉलो नहीं कर पाएंगे आप ये रूल। जो आपके जो थ्योरेटिकल असाइनमेंट्स होंगे उसमें आपको ग्राफिकल फॉर्म में एक्सप्लेन ज़्यादा करना है, चार्ट्स का इस्तेमाल करना है, टेबल्स आपको बनानी है, डायग्राम्स को कोशिश करनी कि आप बना सको। जितने ज़्यादा आपके थ्योरेटिकल असाइनमेंट्स के अंदर चार्ट्स होंगे, जितने ज़्यादा आपके फ्लो चार्ट्स होंगे, जितने ज़्यादा आपके फ्लो चार्ट्स होंगे, जितने ज़्यादा आपके टेबल्स होंगी, डायग्राम्स होंगे, अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करने का आपका एक तरीका होगा। आप बार ग्राफ भी बना सकते हैं। अगर कोई मैथमेटिकल कोई टॉपिक है, कोई रेशो को आपको समझाना है, जस्ट लाइक इक्वल के अंदर आपको कुछ समझाना है, तो आप बेसिकली इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, थ्योरेटिकल असाइनमेंट्स हो या थ्योरेटिकल कोई भी एग्जाम हो, आपको हमेशा मैक्सिमम ग्राफ चार्ट्स के द्वारा उसको समझाना है। उसके बाद उस पॉइंट्स को एक्सप्लेन भी करना है। लेकिन याद रहे, जितने ज़्यादा चार्ट्स, जितने ज़्यादा ग्राफ, जितने ज़्यादा फ्लो चार्ट्स आपके असाइनमेंट्स में दिखेंगे, उतने ही अच्छे मार्क्स आपके मार्कशीट में दिखेंगे। ये पूरी 100% बात सही है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट आपको रिमेंबर रखना है हमेशा, वो है आपका अंडरलाइन करना है आपको कीवर्ड्स को। कीवर्ड्स हमेशा आपको अंडरलाइन करने हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि कीवर्ड्स अगर अंडरलाइन करने के लिए बोल दिया जाए ना उनको, तो वो क्या करते हैं, हर एक लाइन में दो दो चार चार, हर एक में दो दो चार चार अंडरलाइन कर देंगे। जिसकी वजह से पूरे पेज में अगर हम ओवरऑल एक एवरेज निकालूं तो 40 से 50 अंडरलाइन हो जाएंगे। अगर आप 20 लाइन भी एक पेज पे लिखते हैं, 20 लाइन भी लिखते हैं और एक पेज में दो भी लगा देते हैं, तो आपके 40 कीवर्ड्स हो जाते हैं, जो कि बहुत गलत है। एक पेज में मैक्सिमम 10 मिनिमम होने चाहिए और मैक्सिमम 15, बस 10 से 15 मैक्सिमम आपके कीवर्ड्स अंडरलाइन होने चाहिए। और कीवर्ड्स ऐसे होने चाहिए जो जनरल लैंग्वेज में यूज़ ना होते हों। ऐसे वर्ड जो बहुत अट्रैक्टिव हों, जो बहुत अच्छे हों, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत भारी वर्ड, जिनको एक शुद्ध भाषा में कहा जाए बहुत भारी वर्ड, जिनको सुनने से या जिनको पढ़ने से जिनका मीनिंग
बहुत हार्ड होता है, जिनका मीनिंग बहुत ऐसा होता है जो पूरी लाइन पूरे स्टेटमेंट को समझा देता है, उसको बोलते हैं हम कीवर्ड्स। ऐसा नहीं है कि आपको किसी लाइन में लिखा आपने गो पे भी अंडरलाइन कर दिया, कम पर भी कर दिया, इन पर भी कर दिया, आउट पर भी कर दिया, अट्रैक्टिव पर भी कर दिया, अंडरस्टैंड पर भी कर दिया, रिलायबल पर भी कर दिया, रेलेवेंट पर भी कर दिया, दैट इज नॉट अ कीवर्ड्स। कीवर्ड्स वो होते हैं जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है असाइनमेंट में, उस क्वेश्चन के आंसर्स के अंदर जो जो आपको ऐसे वर्ड मिले हैं जो उस असाइनमेंट्स की जान है, उस क्वेश्चन की जान है, उस वर्ड्स को, उन वर्ड्स को आपको अंडरलाइन करना है, उसे बोलते हैं कीवर्ड्स। द लास्ट पॉइंट इज जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, आपको एग्जाम्पल्स हमेशा डालने हैं ज़्यादातर क्वेश्चंस में। जितने ज़्यादा और जितने बेहतर, जितने अच्छे एग्जाम्पल्स होंगे, उतना ही अच्छे क्वेश्चंस में आपको मार्क्स मिल सकते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, बात को तो हर कोई समझा देगा, आपको एग्जाम्पल्स की मदद से एक समझाना उस चीज़ को। कोई भी क्वेश्चन अगर असाइनमेंट पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन में हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं। काफ़ी बच्चे ये सोच सकते हैं कि सर कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिसके अंदर हम एग्जाम्पल दे ही नहीं सकते हैं। होते हैं काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे, नो इशू। लेकिन बच्चे जब जो कोई डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं, जो डायरेक्ट चीज़ों पर बेस्ड होते हैं, वहां से आप एग्जाम्पल उठा सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि आप एग्जाम्पल नेशनल या फिर डोमेस्टिक लेवल के ना हो, आपके इंटरनेशनल लेवल के एग्जाम्पल हो। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा कोई एग्जाम्पल ना हो कि आपने कहा कि सर हमारी गली के अंदर तो एक शॉप है, उसकी इनकम 2 लाख रुपए महीने की है, हम उसका एग्जाम्पल डाल दें क्या इनकम ज़्यादा होने वाले केस के अंदर? नहीं मेरे बच्चे, ऐसा कोई भी एग्जाम्पल आप यूज़ नहीं कर सकते हैं जो एग्जाम्पल आपका डोमेस्टिक लेवल पे होगा। मेरे बच्चे, आपको वो सारे एग्जाम्पल यूज़ करने हैं जो आपके नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे होंगे, यानी कि ऐसे एग्जाम्पल जिसको बड़े स्तर पर सब लोग जानते हों, मानते हों और बेहतर तरीके से पहचानते हों। आप ऐसा कोई भी एग्जाम्पल नहीं डालेंगे तुच्छा सा, छोटा सा, इस तरीके का कोई भी एग्जाम्पल नहीं डालेंगे जो बिल्कुल गिरा हुआ हो। आप सभी एग्जाम्पल्स ऐसे डालेंगे जिनको बेसिकली सभी लोग जानते हों। नोकिया, माइक्रोसॉफ्ट, एयरटेल, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इन सब चीज़ों का आप यूज़ करेंगे। अगर आपको कोई बड़े एग्जाम्पल देने हैं, आपको बिजनेस का कोई एग्जाम्पल देना है, तो आप फ्लिपकार्ट का एग्जाम्पल दे सकते हैं जो अमेजोन से स्टार्ट हुआ और अमेजोन को ही टक्कर दे रहा है। तो इस तरीके का आप एग्जाम्पल देंगे। ऐसा कोई एग्जाम्पल मत दे देना कि भैया रामू काका वहां पर काम करते थे, वहां से काम छोड़ा, आज उनकी 4 चाय की दुकान है। तो इस तरीके का कोई भी एग्जाम्पल मत दे देना, क्योंकि ये एक डोमेस्टिक लेवल एग्जाम्पल होते हैं, गली मोहल्ले का एग्जाम्पल है, जो कि आपके एग्जाम या फिर आपके असाइनमेंट्स में वैल्यूएबल नहीं होते हैं। तो सिंपल सी बात है मेरे बच्चों, आपको 4 चीज़ों पे बस फोकस करना है। आपको कंटेंट राइटिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, यानी कि क्वेश्चन टू क्वेश्चन होनी चाहिए। फालतू की अफवाह नहीं उड़ानी है आपको पेपर के अंदर। जितनी भी आपको फालतू की बातें करनी है मेरे बच्चे, वो आस पड़ोस के लोगों के साथ कर लेना, प्लीज असाइनमेंट में मत करना, वरना मार्क्स आपके कट हो जाएंगे। ग्राफिकल फॉर्म में ज्यादातर कोशिश करना है, काफी चीजों को आप चार्ट्स के थ्रू, फ्लो चार्ट्स के थ्रू समझा पाओ, ताकि वो बहुत अच्छा अट्रैक्टिव एक जो इमेज है वो क्रिएट करते हैं आपके असाइनमेंट्स को लेकर, और बाकी बच्चों से डिफ्रेंशिएट करेंगे आपके असाइनमेंट्स को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है कीवर्ड्स को अंडरलाइन, बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और करने ज़रूरी है। लेकिन याद रहे, कीवर्ड्स हमेशा 10 से 15 के बीच में होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पूरी की पूरी लाइन को या पूरे के पूरे पेज को ही अंडरलाइन कर दें। एग्जाम्पल्स आपके डोमेस्टिक लेवल के नहीं होने चाहिए, आपके नेशनल इंटरनेशनल लेवल के एग्जाम्पल्स होने चाहिए। एग्जाम्पल्स ऐसे होने चाहिए जो प्रचलित हों, आपके गली मोहल्ले के एग्जाम्पल नहीं होने चाहिए। ये 4 चीज़ों का ध्यान रखना है। अब सवाल आता है, कुछ बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं कि सर राइटिंग का क्या करा जाए, राइटिंग क्या मस्ट नहीं है? कुछ बच्चों के जहन में क्वेश्चन आता है कि राइटिंग क्या ज़रूरी नहीं है असाइनमेंट्स को बेहतर बनाने के लिए? तो उसका एक ही सॉल्यूशन है बच्चों, राइटिंग बिल्कुल भी ज़रूरी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती है। सीधी सी बात है यार, अगर मान लो कि आज आप फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, या फिर आप एमकॉम या अदर कोई असाइनमेंट सब प्रिपेयर कर रहे हैं क्लास लेवल पर या अदर स्टैंडर्ड लेवल पे, जब आपने 10-12 साल के अंदर अपनी राइटिंग नहीं सुधारी है, तो अब 2-3-4 महीनों में कहाँ से राइटिंग आपकी सुधर सकती है? फिर 2-4 दिन में राइटिंग कैसे सुधर सकती है? तो सिंपल है यार, राइटिंग नहीं है, सिंपल सी बात है। अगर आपको राइटिंग खराब है, जिसकी राइटिंग अच्छी है वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसकी राइटिंग थोड़ी सी खराब है, या वो सोचता है यार मेरी राइटिंग बहुत खराब है, मेरे मार्क्स डिडक्ट होंगे, तो वो बच्चा बहुत ही गलत सोचता है। राइटिंग के मार्क्स बिल्कुल भी डिडक्ट नहीं होते हैं कॉलेज लेवल पे या अदर असाइनमेंट्स लेवल पे, कहीं पर भी राइटिंग के मार्क्स डिडक्ट आपके नहीं होंगे। असाइनमेंट्स में राइटिंग एक लोअर रेंज का स्पेस रखती है, बहुत लोअर रेंज का, जिसकी वैल्यू बहुत कम है,
तो नहीं कहूँगा, हाँ लेकिन 0 के आसपास है। आप उसको ये ना सोचें कि यार अगर राइटिंग गंदी है तो मेरे मार्क्स कटेंगे, ये बहुत गलत है। राइटिंग आपकी अगर गंदी है तो कोई दिक्कत नहीं, आप वर्ड्स को मिला के मत लिखो। अगर आपकी राइटिंग गलत है तो वर्ड्स को मिला के बिल्कुल भी मत लिखो। आप लिखो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका नाम विकास है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं VIKAS। आप किसी भी वर्ड को मिला के मत लिखो। अगर आप वर्ड्स को मिला के लिखते हो और आपकी राइटिंग खराब है तो सच मानिए आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा कम आएंगे। लेकिन आपकी राइटिंग खराब है, नो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं मेरे बच्चे। उन वर्ड्स को आप अलग अलग करके लिखें, सबको, किसी भी वर्ड्स को आपस में मिलाइए मत। अगर आप वर्ड्स को नहीं मिलाएंगे और साफ साफ लिखेंगे, चाहे आपकी राइटिंग कितनी भी खराब आए, लेकिन अगर आप वर्ड्स को अलग अलग लिखते हैं तो यकीन मानिए, 101% यकीन मानिए कि आपके मार्क्स राइटिंग की वजह से कभी भी कहीं भी नहीं कटेंगे। चाहे कोई भी लेवल हो, चाहे वो क्लास लेवल हो, कोई भी स्टैंडर्ड हो, चाहे वो कॉलेज लेवल हो या कोई अदर लेवल हो, कहीं पर भी आपके मार्क्स जो है आपके डिडक्ट नहीं होंगे। तो बेसिकली ये चीज़ें थी जो इम्पोर्टेंट है, और इन चीज़ों का मैं मानता हूँ कि आपको अगर ध्यान रखते हैं, ये मेरा ओपिनियन है, ज़रूरी नहीं है, क्या हो सकता है कि आप लोग इस बात से सहमत ना हो और आप इससे अलग कुछ सोचते हो, तो ठीक है। आप जो भी अगर चाहते हैं कि इस असाइनमेंट्स को बेटर, किसी भी असाइनमेंट्स को बेटर बनाने के लिए एग्ज़ाम में कुछ और हम कर सकते हैं, तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, ताकि वो हम फ्यूचर रेफरेंस के लिए उसको रखें और फ्यूचर रेफरेंस के लिए हम उसको यूज़ करें और वो हमारे काम आए। और अगर इस वीडियो से किसी को 1% भी फ़ायदा होता है, बट यकीन मानिए अगर आप इन चारों पॉइंट्स को फॉलो करेंगे, बिल्कुल अच्छे से फॉलो करेंगे, आपके असाइनमेंट्स में एज वेल एज थ्योरी एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स अचीव करेंगे आप, ये मेरी पूरी गारंटी है आपको। लेकिन अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि ये रिलेवेंट नहीं है, तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन इसको मानेंगे तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, चाहे वो एग्जाम्स हो, चाहे वो असाइनमेंट्स हो, और खास करके थ्योरी पेपर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थ्योरी असाइनमेंट्स के लिए। प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स तो बेसिकली कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं, तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं। बाकी अगर इस वीडियो से किसी को 1% भी बेनिफिट हुआ है या 1% भी बेनिफिट होता है तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो प्लीज़ अगर इस वीडियो से आपको किसी को भी 1% भी फ़ायदा हुआ है तो कमेंट में प्लीज़ लिख दीजिएगा कि इस वीडियो में आपको क्या बेनिफिट हुआ है और किस तरीके से आपको हेल्प मिली है, और इन फ्यूचर हम उस चीज़ को फ्यूचर रेफरेंस के लिए आने वाले स्टूडेंट्स के लिए यूज़ करेंगे। थैंक यू सो मच।